दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे, जब हम किसी भी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्राइम कैसे बढ़ता है, कैसे उसको रोकना चाहिए, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का काम होता है। देखिए, इंडिविजुअल केसेस बताना कि किस स्टेट में, किस राज्य में कैसे कैसे क्या हो रहा है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक सिस्टम को दिखाना, एक पुलिस का जो तंत्र मंत्र है, जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है पुलिस के ऊपर, वो अपनी जिम्मेदारी कितनी बाखूबी से या नाकामयाबी से निभाती है, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्टेट्स जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल रहता है, बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद भी, जैसे मुंबई की एग्ज़ाम्पल आप ले लो, जितने बड़े बड़े कम्युनल राइट्स बॉम्बे में हैं, शायद हुए हैं, शायद इतने कहीं और राज्य में नहीं हुए होंगे इतने बड़ी स्केल पे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनको कंट्रोल किया। इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हमला होता है मुंबई में, 13 बॉम्ब सिंक्रोनाइज्ड थोड़े थोड़े वक्त में पूरे शहर में होते हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक भी खून खराबा नहीं होता। इसको कहते हैं पुलिसिंग। उसके बाद इतनी बड़े बड़े हादसे हिंदुस्तान में हुए, कम्युनल टेंशन, जात बरादरी को लेके, रिजर्वेशन को लेके, मराठा रिजर्वेशन को लेके, इस किस्म की मूवमेंट्स बड़े लेवल पे चली। उसके बाद जो रिलीजियस एलिमेंट्स होते हैं, जो शांति को भंग करते हैं कई बार, उनको कंट्रोल करना ये महाराष्ट्र की पुलिस बहुत अच्छी तरह जानती है। अब उसी तरह डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट सिस्टम होता है। काम करने का तरीका थोड़ा एरिया के हिसाब से, पहाड़ों में कुछ और किस्म का होगा, मैदानी इलाकों में और किस्म का होगा। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस पुलिसिंग में होती रहती हैं। लेकिन पंजाब में इसके विपरीत, बिल्कुल उल्ट कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने आज तक कभी नहीं देखा था। बड़ी हैरानी होती है कि पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर का पद जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसको म्यूज़िकल चेयर्स बना दिया गया है। आपने म्यूज़िकल चेयर की गेम देखी होगी, म्यूज़िक बजता है, सब भागते हैं, म्यूज़िक रुकता है तो बैठ जाते हैं, जिसको कुर्सी नहीं मिली वो आउट। इसी किस्म की एक खेल पंजाब में खेला जा रहा है। पिछले 5 महीने में 4 डीजी आ गए हैं और चौथा भी जाने वाला है और एक 5वां डीजी आएगा। आप बताइए, जिस राज्य में हर महीने डीजी बदलता हो, वहाँ पे पुलिसिंग क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, सुपरविज़न क्या होगी, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ऐसी बात भी नहीं है कि पंजाब में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से पुलिस वालों को इस तरीके से बदला जाता है। जब कांग्रेस ने दिनकर गुप्ता, जो उस समय के डीजी थे, राजा अमरिंदर सिंह के टाइम पे, जब चरणजीत चन्नी की सरकार बनी इलेक्शन के 3-4 महीने पहले, तो उनको दिनकर गुप्ता पसंद नहीं था। तो दैट डीजी गोज़ ऑन लीव, छुट्टी ले लेता है और उसको हटा के उसकी जगह पे एक सोहोता साहब को डीजी लगा दिया जाता है। थोड़े दिनों के बाद फिर कंट्रोवर्सी उठती है कि ही इज़ अ जूनियर ऑफिसर, उसके सीनियर अभी और भी हैं, उनको डीजी क्यों नहीं बनाया गया। तो सोहोता साहब को हटा के डीजी बना दिया जाता है चट्टोपाध्याय साहब को। तभी आप पार्टी की सरकार आ गई होती है, 3 महीने हो गए। फिर आम आदमी पार्टी को चट्टोपाध्याय साहब भी पसंद नहीं आते, वो रिटायर हो जाते हैं। उनकी जगह पे वीके भावरा, उनको डीजी बनाया जाता है, जो आज चौथे डीजी हैं पिछले 4 महीने में। अभी शायद 1-1.5 महीना हुआ उनको डीजी बने, लेकिन उनको भी टिकने नहीं दिया गया। कल एक बहुत बड़ी मूव हुई, डीजी को अपना एक लेटर इशू करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पर्सनल रीज़न से पंजाब में नौकरी छोड़ के कहीं डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, कितनी हैरानी की बात है कि एक स्टेट के, पूरी बड़ी सेंसिटिव स्टेट का डीजीपी का पद छोड़ के
वो शख्स कहीं और डेपुटेशन में जाना चाहता है, जो हो सकता है कहीं CISF में हो, BSF में हो, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल में हो, या कहीं और, लेकिन वो DG पद छोड़ना चाहते हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है पंजाब के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के IPS काडर के लिए भी। मैं आपको याद होगा कोई जब VK भावरा को DG बनाया गया था तो मैंने एक अपने एपिसोड में ये बात कही थी कि इनको ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत शरीफ आदमी हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। जो करप्ट फोर्सेस हैं, जो एक ब्यूरोक्रेटिक कॉटरी बनी हुई है पंजाब में, वो शरीफ अफसरों को टिकने नहीं देती। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दी थी कि कैसे VK भावरा को साइडलाइन करके होमगार्ड का DG बनाया गया था, और वहाँ पे इनको जो 7-8 महीने निकाले, एक भी फाइल उन 7-8 महीने में DG VK भावरा के पास नहीं गई। पूरे का पूरा काम उस होमगार्ड डिपार्टमेंट में एक DIG लेवल का ऑफिसर करता था, जो सरकार का चहेता था। तो जब इस किस्म के ऑफिसर्स को आप इस तरीके से ट्रीट करोगे तो उनमें काम करने की हिम्मत कहाँ से आएगी। और आप इन ऑफिसर्स को इतनी जल्दी और इतनी जल्दबाजी में, तो आदमी घर का नौकर भी नहीं बोलता है। एक नौकर नया रखना तो उसको भी बोलते हैं कि मंथ एंड तक काम कर, हम दूसरा ढूंढ लेते हैं। यहाँ तो नौकरों से भी ज़्यादा तेज़ी से DG बदले जा रहे हैं। कारण सबसे बड़ा, पॉलिटिशियन और जूनियर ब्यूरोक्रेसी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए बलि के बकरे ढूंढते हैं, और वो बलि का बकरा बन जाता है बेचारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पंजाब की ट्रेजिडी रही है कि बहुत सालों से, आतंकवाद के दौर से लेके आज तक, पंजाब के DG की कुर्सी हॉट सीट से भी ज़्यादा हॉट रही है। बहुत से पंजाब काडर के ऑफिसर्स को DG शिप नहीं मिली, कई कारण थे उसके। कोई इनकम्पिटेंट था, किसी के ऊपर करप्शन चार्जेस थे, किसी को सरकार जो पॉलिटिशियन है वो पसंद नहीं थे, किसी को कोई आदमी दिल्ली सरकार को पसंद नहीं था। तो इस तरीके से मिलिटेंसी के टाइम पे बहुत से लोगों को बाहर से लाके पंजाब का DG बनाया गया। कितनी एग्जाम्पल्स हैं। आप रजूरी और अभैरू को महाराष्ट्र से लाके DG पंजाब बनाया गया। SS विर्क को महाराष्ट्र से बुला के काफ़ी साल उन्होंने काम किया, फिर प्रमोशन हुई तो पंजाब के DGP बने, लेकिन उनको भी नहीं टिकने दिया गया। उसके पहले और उसके बाद काफ़ी सारे DG पंजाब के बाहर से आके बने, जिनमें परमदीप गिल जम्मू कश्मीर काडर के ऑफिसर थे, उनको ला के DG बनाया गया। उनका भाई जो उनसे सीनियर था उसको नहीं बनाया गया। पंजाब सरकार ने अपनी रणनीति के लिए 2 भाइयों में झगड़ा करवा दिया। तो इस तरीके से OP डोगरा, OP शर्मा, कितने सारे लोग, नाम गिनो, KPS गिल सबसे बड़ा नाम, उनको सेंटर काडर से लाया गया। तो ये क्यों होता है पंजाब में ऐसा? हमने तो आज तक कभी सुना नहीं कि महाराष्ट्र में किसी बाहर के आदमी को लाके DG लगाया गया हो, या उत्तर प्रदेश में किसी बाहर के आदमी को लाके DG लगाया गया हो। ये बात पंजाब में ही क्यों होती है, ये बहुत सोचने का विषय है। मैं पंजाब के जो बुद्धिजीवी हैं, पंजाब के जो शुभ चिंतक हैं, उनको ये अपील करूँगा कि आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि पंजाब में पुलिसिंग का इतना बुरा हाल क्यों है। और इसकी ये बात नहीं है जो मैंने पहले कर रहा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इस किस्म की बातें होती हैं, कभी नहीं। जब अकालियों की वजारत थी 10 साल, उनके पास फुल मेजॉरिटी थी, कोई पॉलिटिकल संकट नहीं था, उनको कोई मजबूरी नहीं थी किसी ऑफिसर को खुश करने की, किसी को नाराज़ करने की। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है तो 77 सीट्स के साथ पूरी मेजॉरिटी थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी अपनी मर्जी के ऑफिसर लाने में, या जो लगे हुए हैं उनको रिटेन करने में। उसी तरह आज आम आदमी पार्टी के पास भी कोई मजबूरी नहीं है। 90 से ज़्यादा MLA हैं, इनको क्या मजबूरी है कि एक DGP को नहीं बदलेंगे
तो उनकी सरकार को खतरा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कोई ओवरऑल सुपरविज़न नहीं है। कोई कांड हो जाता है बेअदबी का तो डीजी को बदल दो, कोई एक सिंगर का मर्डर हो जाता है तो डीजीपी को बदल दो, एक कोई बड़ा शराब की ट्रेजेडी हो जाती है। अब काम एक्शन लेना है तो शराब माफिया पे लीजिए, एक्शन लेना है तो आप गैंगस्टर पे लीजिए जो मर्डर करते हैं सिंगर्स का, दूसरों का। आपने एक्शन लेना है तो आप उन ताकतों के खिलाफ लीजिए जो राज्य की अमन शांति को भंग कर रहे हैं। अब डीजी को रिमूव करने से, डीजी को हटाने से क्या ये सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? कितना अजीब लगता है कि पंजाब का एक एडिशनल डीजीपी जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का इंचार्ज है, बड़ी शान से कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में बैठ के कपूरथला जेल में अपने गुर्गे को फ़ोन किया और उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस फ़ोन लेके प्लानिंग करके सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया। अरे भाई, अगर मान ली आपकी बात अगर आप सही कह रहे हो तो कपूरथला के उस जेल अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? उसी तरह आपने इस केस में 6-7 ऐसे लोगों से पूछताछ की है जो जेलों में बंद थे। अगर वो लोग जेलों में बैठ के इतना बड़ा साम्राज्य क्राइम का, गैंगस्टरिज्म का पंजाब में चला रहे हैं तो आपकी पुलिस इतने सालों से क्या कर रही थी? और अभी इन सब अपनी नाकामियों को, कमज़ोरियों को छुपाने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढ लिया, VK बावरा। अब वो आदमी ने दुखी होकर लेटर लिख दिया कि मैं पंजाब में काम करना ही नहीं चाहता। और देखिए, ये बहुत कम होता है, पंजाब से बहुत कम लोग बाहर जाते हैं। इसके पहले दिनकर गुप्ता, जिसको हटाया गया था चरण सिंह चन्नी ने, उस आदमी को साइडलाइन करके कहीं बैठा दिया। उनका दिल्ली सरकार में अच्छा था, बीजेपी सरकार से बनती थी। कहते हैं कि उनको पंजाब का डीजी भी बीजेपी ने बनाया था। वो अभी डेपुटेशन पे जाके नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के चीफ बन गए। मतलब जिन लोगों को पंजाब में काम नहीं करने दिया जाता उनको सेंट्रल सरकार इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देती है। क्या आपको लगता नहीं कि जिस आदमी को इसलिए हटा दिया गया कि वो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो आदमी दिल्ली में जाके पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी, उसका पूरा काम देखने के काबिल है? अगर वो दिल्ली में काबिल है तो पंजाब में काबिल क्यों नहीं था? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिक रूप पे रूट काज जो है वो पुलिसिंग का नहीं है, सिस्टम का है। सिस्टम जिसको पॉलिटिशियन चलाता है, सिस्टम जिसको पॉलिटिशियन शय देता है, सिस्टम जिसमें पॉलिटिशियन बराबर का हिस्सेदार होता है। और पंजाब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, IAS, IPS, PCS, ये सब लोग पॉलिटिशियन के साथ ऊपर से लेके नीचे तक लिप्त हैं। सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वो छोड़िए, उनके थोड़ा नीचे लेवल पे आप चले जाइए। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, मान सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने आने के बाद काफ़ी बड़े लेवल पे तहसीलदारों की बदली की। तहसीलदार जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर होता है ग्राउंड लेवल पे, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में हर सरकार में, वो महाराष्ट्र हो या यूपी हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। जहाँ पे करोड़ों के सौदों को ओके किया जाता है। किसानी ज़मीन से लेके दूसरी प्रॉपर्टी तक जो काम होते हैं वो सब तहसीलदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। बहुत बड़ा कमीशन मिलता है वहाँ पे, 1% कमीशन भी करोड़ों में हो जाता है अगर बड़ी डील हफ्ते महीने में एक आध हो गई तो। खैर, तहसीलदारों की बदली की गई, उनको एक समय दिया गया कि आप इतने दिनों में अपनी नई जगह पे जाके हाज़िरी लगाइए, लेकिन आज तक 3-4 को छोड़ के कोई तहसीलदार नहीं गया। मतलब कितनी हैरानी की बात है। ऐसे लोगों को तो डिसमिस कर देना चाहिए सर्विस से, नौकरी से निकाल देना चाहिए जो सरकार के हुक्मों की हुक्म अदूली करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो छोड़ो,
पिछले 8 महीने से पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लाइनमैन स्ट्राइक पे थे। अभी थोड़े दिनों पहले उनकी स्ट्राइक ख़त्म हुई है। 7-8 महीने ये लोग स्ट्राइक पे थे, काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको पूरी तनख्वाह मिल रही थी। घर बैठे उनकी हाजिरियाँ लग रही थी, काम कोई नहीं किया। हुआ क्या, 7 महीने लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं गए। अब जब 8 महीने के नवंबर के बाद आज से 20 दिन पहले बिल आने शुरू हुए, 8-8 महीने के इकट्ठे बिल आ गए। अब जिस आदमी का हर महीने 2-3 हज़ार बिल आता था, उसका 24,000-25,000 बिल आ गया। और वो आदमी कहाँ से भरेगा, जिसकी मंथली सैलरी 10,000 15,000 है। तो वो लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अपने एरिया के ऑफिस हैं, वहाँ पे जाके जूनियर ऑफिसर के पास रोना धोना रोया कि हमें किस्तें कर दीजिए, हम इंस्टॉलमेंट में भर देंगे, इतने पैसे इकट्ठे नहीं भर सकते। मतलब कमज़ोरियाँ आपकी, गलतियाँ आपकी। 8 महीने बिल आप लोगों को नहीं दो कि आपका बिजली का बिल कितना है, और उसके बाद आप रेड बिल दे दो कि अगर आपने इमीडिएटली पैसा जमा नहीं करवाया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब लोग बेचारे काम धंधा छोड़ के अफसरों की चापलूसी कर रहे हैं कि हमें 4-5 किस्तों में बिल भरने की परमिशन दे दीजिए। अगर इस तरीके से आपके मुलाजिम काम करते हैं भगवंत मान साहब, तो पंजाब का क्या होगा, ये बात ध्यान में रखिए। ब्यूरोक्रेसी आपे से बाहर हो रही है। जिन लोगों ने अपने पैसा कमाने के अड्डे बना लिए, फिएफ्डम बना ली है, अपने राज्य साम्राज्य बना के बैठे हैं, वो दूसरी जगह पे जाने को तैयार नहीं। आप पंजाब पुलिस के डीएसपी से लेके डीआईजी तक की लिस्ट निकाल लीजिए, उनमें स्टडी कीजिए कि कितने लोगों ने अपने कैरियर का मैक्सिमम टाइम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में निकाला है। फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, इन जिलों में क्यों, उसी एरिया में क्यों रहते हैं बार बार। 3 साल एक जगह नौकरी करेंगे, उसके बाद 2 साल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, और इसी तरह जो बड़े शहर हैं लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, इनकी आप लिस्ट निकाल के लीजिए। वही ऑफिसर बार बार डीएसपी पटियाला तो एसपी पटियाला, एसएसपी पटियाला, डीआईजी पटियाला, तो उनको कोई और ज़िले में काम करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका नेक्सस है, वहाँ पे उनका पैसा कमाने का साधन है। लोग फैक्ट्री लगाते हैं लोगों को रोज़गार देने के लिए, ये अपना पैसा कमाने की फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। एक बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जो क्राइम है, जो गैंगस्टर्स हैं, वो कभी नकेल नहीं पड़ सकेगी उनको। अभी 2 दिन पहले फाजिलका पुलिस ने एक 17 करोड़ की ड्रग पकड़ी है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। अब मुझे बताइए, अगर बॉर्डर से अक्रॉस द बॉर्डर ड्रग आती है तो कैसे आती है, बीएसएफ क्या कर रही है। इतनी ड्रोन्स बीएसएफ के ऊपर से, सर के ऊपर से निकल के आ जाती हैं। बीएसएफ वालों गोली नहीं चलाते ड्रोन को गिराने के लिए, ड्रोन भी रिमोट कंट्रोल से आती है, उसको जैम करने का तरीका भी निकालना चाहिए। आपने कभी सुना है कि पैलेस्टीन इलाके से इजराइल की बाउंड्री में कभी ड्रोन आ गई? जो आपने कभी सुना है मैक्सिको बॉर्डर से कभी अमेरिका के अंदर ड्रोन आ गई? या आपने सुना है कभी कि ताइवान से ड्रोन जाके चाइना की बाउंड्री में चली गई? ये सब बहानेबाजियाँ हैं, सब मिली भगत है। मिलजुल के ये क्राइम का धंधा चल रहा है बड़े लेवल पे। इतने लोग आप देखिए, जैसे राजस्थान बॉर्डर पे आप चले जाइए, जैसलमेर वो जो बॉर्डर है पूरा पाकिस्तान के साथ लगता, जितनी हज़ारों गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी 4 व्हील ड्राइव, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ आपको वहाँ मिलेंगी, उतनी आपको चंडीगढ़ शहर में नहीं दिखाई देगी। सब स्मगलिंग का 2 नंबर का पैसा। उसी तरह आप पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ में चले जाइए, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, कोठियाँ, बंगले, ऐशो आराम, वो आप ज़रा सर्च करके देखिए वो पैसा कहाँ से आता है। तो बात ये नहीं है कि एक डीजीपी ने पंजाब छोड़ने की बात की है।
बात ये है कि करप्शन पंजाब का नासूर बन चुका है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, क्राइम ख़त्म नहीं होगा, क्राइम ख़त्म नहीं होगा तो समाज में शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो अशांति रहेगी। पंजाब देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। आज के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।